जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। तो केमिस्ट्री में क्लास 11 चैप्टर 1 लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एटॉमिक मास यूनिट, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास। याद है कि भूल गए? ठीक है, आज हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो एग्जाम में हमेशा आता है और टॉपिक का नाम है एम्पिरिकल फॉर्मूला। यानी आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला। दरअसल इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, मुझे सीधा न्यूमेरिकल ही कराने चाहिए, पर एक प्रॉब्लम है, उसको करने से पहले तुम्हें आने चाहिए कुछ स्टेप्स और इसकी एक छोटी सी थ्योरी है। तो वो दो चीजें मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो, थ्योरी तो मैं तुम्हें अभी समझाने वाला हूँ, होता क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों जरूरी है, और उसके बाद जब कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें कैलकुलेट करके हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना होगा, उसके लिए हमें कोई स्टेप्स याद रखने की जरूरत नहीं है। हम एक टेबल बनाएंगे और उसमें मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करते हैं। ठीक है भाई? तो कोशिश करते हैं आज कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो इस पे हो ही जाए ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में सबको आ जाए। समझ गए? तो बच्चों, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है पहले ये समझ लो। जैसे कोई ऐसा मॉलिक्यूल समझ लो जो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है। एक मॉलिक्यूल है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल है, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, C2H6। इसका नाम सुना है कभी? 10th क्लास में तुमने इसका नाम सुना होगा, इथेन। क्या ये एग्जिस्ट करता है? हाँ। तो इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। तो ये फॉर्मूला किसका है? मॉलिक्यूल का। तो दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं इन दोनों एलिमेंट्स का सिंपल रेशियो निकालूं तो ये हो जाएगा CH3। सिंपल रेशियो का मतलब है 2:6 रेशियो है ना यहाँ पे। इसको काटोगे 2 1 2 2 3 6, ये आ जाएगा। क्या ये नेचर में एग्जिस्ट करता है? नहीं। तो क्या ये कोई हकीकत का मॉलिक्यूल है? नहीं। भाई एग्जिस्ट तो ये करता है ना इथेन। CH3 क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो ये बन गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये क्या बन गया बच्चों? एम्पिरिकल फॉर्मूला। यानी कि जो असली मॉलिक्यूल नेचर में दुनिया में एग्जिस्ट करता है वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट है, अगर मैं उनका सिंपल रेशियो निकाल दूं तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। और वो जरूरी नहीं है कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करता ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इतनी बात समझ में आ गई? ये मैंने तुम्हें हिंदी भाषा में समझाया है, अभी इसको हम लोग डिफाइन भी करते हैं। यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला अभी हमने क्या देखा? हमने अभी देखा एम्पिरिकल फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर मॉलिक्यूल के एटम्स एक सिंपल होल नंबर के रेशियो में प्रेजेंट है। हाँ या ना? यानी कि व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला? इट इज a formula of a compound in which the elements are present in a ratio of सिंपल होल नंबर्स। समझ में आ गया? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला नेचर में एग्जिस्ट कर भी सकता है, नेचर में एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। मतलब कि एम्पिरिकल फॉर्मूला में और may not exist in nature। ये नेचर में एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? और मैंने तुम्हें अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख के समझाया था, तो चलो एक बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन भी लिख देता हूं।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये एक ऐसा फॉर्मूला होता है किसी कंपाउंड का जिसमें एलिमेंट्स सिंपल रेशियो में नहीं है, बल्कि वो उसी रेशियो में प्रेजेंट है जिसमें वो एग्जिस्ट करता है नेचर में, फ्री स्टेट में। यानी कि इट इज द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड in which atoms कह लो या elements कह लो are present not present लिख सकते हो, are present not in a simple ratio as it exists in nature। और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जिस्ट इन नेचर, ये नेचर में एग्जिस्ट करता ही करता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में नहीं आई तो इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। जैसे मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं कंपाउंड, यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है? अब ध्यान से देखना, क्या तुमने कभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का नाम सुना है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O2। इसका नॉर्मल फॉर्मूला पेरोक्साइड का क्या होता है? H2O2। ये नेचर में एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर मैं इसका सिंपल रेशियो निकालूं तो बच्चों इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? O, मतलब HO। समझ गए ना? 1:1। ऐसा क्यों हुआ समझ में आ गया ना? क्योंकि 2 से 2 काटोगे 1:1 का रेशियो आएगा। समझ गए? अब तुम खुद बताओ, ये नेचर में एग्जिस्ट करता है क्या? HO कभी एग्जिस्ट करता है? नहीं, ये करता है। और एक एग्जांपल लेते हैं। तो कुछ कंपाउंड्स के नाम लिख लेते हैं बच्चों, जैसे बेंजीन, ठीक है, जैसे इथीन, और 2-4 उठा के लिख देते हैं, सुक्रोज, ग्लूकोज, ठीक है, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और एक ले लेते हैं नैप्थेलीन। नैप्थेलीन और पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखे हैं, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे फटाफट बताओ बच्चों। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4। सुक्रोज का C12H22O11। ग्लूकोज का C6H12O6। कॉपर सल्फेट का सोडियम क्लोराइड, नैप्थेलीन, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। सबको समझ में आ गया? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं, यानी कि आप चेक करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब किसी कंपाउंड का ऐसा फॉर्मूला, किसी कंपाउंड का ऐसा फॉर्मूला जिसमें एटम और एलिमेंट सिंपल रेशियो में प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें C 6 ही रहेंगे या 6 ही रहेंगे, समझ गए ना? और ये नेचर में एग्जिस्ट करता है, समझ गए? लेकिन अगर मान लो मैं इनके एलिमेंट्स का सिंपल होल नंबर का रेशियो निकाल दूं, जैसे अब यहाँ पे 6:6 है, काटोगे तो 1:1 रह जाएगा, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा बच्चों? अब तुम बताओ, ये नेचर में एग्जिस्ट करता है?
CH नेचर में एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, पर ये करता है। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, जब काटोगे तो CH2। अच्छा, इसका सिंपल होल नंबर का रेशियो बताना। देखो 11 की टेबल में ये आता है, ये आता है, बट ये नहीं आता। कोई ऐसा नंबर है जिससे तीनों कैंसिल आउट हो रहे हो? नहीं है, तो इसका फॉर्मूला यही रहेगा, C12H22O11। समझ गए? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो सेम आ गया। अरे भाई आ गया तो मैं क्या करूं बताओ? डेफिनेशन के हिसाब से तो यही है ना एम्पिरिकल फार्मूला, कि वो सिंपल होल नंबर का रेशियो आ जाना चाहिए, मतलब सिंपल रेशियो में डिवाइड करके लिखो। अब ये सब नहीं कट रहे, इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? 1, तो सेम ही रहेगा। तो इसीलिए मैंने लिखा था एम्पिरिकल फार्मूला मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। नेचर में एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, समझ गए? लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा एग्जिस्ट करता है। अच्छा और बताओ इसमें क्या आएगा? C1H2O1। अब तुम बताओ बच्चों, क्या ये फार्मूला ग्लूकोज का है? नहीं है। क्या ये फार्मूला ग्लूकोज का है? हाँ, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये एम्पिरिकल फार्मूला, समझ गए? इसका यही रहेगा CuSO4। NaCl तो 1 1 है तो 1 1 ही रहेगा। इसका कितना हो जाएगा? 2 से दोनों कट रहे हो, ये हो जाएगा C5H4। इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा K2Cr2O7। यहां तक की कहानी कितने बच्चों को समझ में आ गई? मैंने तुम लोगों से अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था? इस टॉपिक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल आता है, दैट्स इट। समझ गए? तो मैं तुम्हें थ्योरी इसलिए समझा रहा हूं ताकि एक बैकअप बन जाए, ताकि क्वेश्चन करते टाइम तुम्हें इस बात का ध्यान रहे, याद रहे कि मुझे क्या फाइंड करना है और कौन सा मुझे उसमें टेक्निक लगानी है। समझ गए? अच्छा बच्चों, इसके बाद अब मुझे ये बताओ, मॉलिक्यूलर फार्मूला बड़ा दिख रहा है या एम्पिरिकल फार्मूला बड़ा दिख रहा है? बड़ा कौन दिख रहा है? साफ दिख रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बड़ा है और इसका फार्मूला थोड़ा छोटा है। बड़ा छोटा इन द सेंस उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट या एटम ज्यादा है, इसमें कम है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? मैं इतना बड़ा बड़ा इसकी वजह, मैं इसको शॉर्ट में MF लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं तो मुझे इतना बड़ा लिखना पड़ेगा बार बार, कोई दिक्कत? इसको शॉर्ट में EF लिख दूं, एम्पिरिकल फार्मूला, सिंपल है ना? अब यहां पर जो भी मैं लिखने जा रहा हूं ना बच्चों इस बॉक्स के अंदर, वो ध्यान से सुनना। मॉलिक्यूलर फार्मूला बड़ा है या एम्पिरिकल फार्मूला बड़ा है? भाई ये पक्का इससे बड़ा है, सही है गलत है? अब अगर मान लो कोई चीज किसी से बड़ी है तो वो डिफरेंस फाइंड करने के 2 मेथड होते हैं, या तो माइनस कर दो या डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 500 रुपए हैं, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, तो कितने का डिफरेंस है? 400 का या 4 का या 5 का? तुम लोगों ने माइनस किया इसलिए तुम्हारा आंसर आ गया 400। तो तुम ये कह रहे हो कि सर आपके पास मुझसे 400 रुपए ज्यादा है, लेकिन मैं माइनस नहीं कर रहा हूं, मैं डिवाइड कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं 500 को तुम्हारे 100 से डिवाइड कर रहा हूं और 5 आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि नहीं मेरे पास 5 ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है। दोनों बातें सही हैं। मेरे पास तुमसे 400 रुपए ज्यादा है, या मैं ये कहूं कि मेरे पास तुमसे 5 गुना ज्यादा पैसे हैं। बात तो बराबर है ना? मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो यहां पर भी इन दोनों में डिफरेंस फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा? माइनस या डिवाइड? डिवाइड। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों में मल्टीपल का फर्क है। जैसे यहाँ पे 6 मतलब 6 से डिवाइड किया गया था, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया गया था। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मुझे ये बताओ बच्चों, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला के कभी बराबर हो पाएगा? नहीं। देखो ना, हाँ कभी कभार की बात अलग है, उसको छोड़ देते। जनरली क्या ये इसके बराबर हो पाएगा? नहीं। लेकिन अगर मैं इसका मल्टीप्लाई n से कर दूं, सपोज n कोई नंबर है, तब कभी ना कभी तो ये इसके बराबर हो पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रहा है एग्जांपल लेते हैं। चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C6H6 और एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH। क्या ये कभी बराबर हो पाएंगे? चेक करते हैं। चलो पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं हो रहा। 2 से करते हैं, नहीं हो रहा। फिर किससे करोगे? तब हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? यानी n इज इक्वल टू mf अपॉन ef, यानी दिस विल बी इक्वल टू
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये बात कितने बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई कि n की वैल्यू का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको फाइंड करना है, सपोज मुझे mf फाइंड करना है, तो मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला को उठा के n से मल्टीप्लाई कर दूंगा लाइक दिस। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? पक्का? और क्यों ये ऊपर है ये नीचे है? क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा, तभी तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो n की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 1 से बड़ी होगी। क्लियर हो गया? अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर mf का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ef का मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला है, तो कोई मुझे बताएगा MFM का क्या मतलब हो सकता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। अब मेरी एक बात सुनो, यहां तक की कहानी खत्म हो चुकी है। अब मैं उससे कुछ अलावा सोच रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि क्या इन दोनों में 6 का रेशियो सिर्फ डिवाइड करने पर फॉर्मूले में ही आ रहा है या उनके मास में भी 6 गुने का फर्क है? तो चलो चेक करते हैं, पहले चेक करते हैं बच्चों। C6H6 का मास कितना होता है? इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ CH। यही बेंजीन वाला एग्जांपल ले लिया मैंने। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? जल्दी बोलो। 12 into 6 प्लस 1 into 6 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 12 प्लस 1। सही है गलत है? कार्बन का एटॉमिक मास 12 है ना, तो 12 का मल्टीप्लाई 6 से कर दिया, इसका 6 है 6 into 1 कर दिया, और कार्बन का 12 हाइड्रोजन का 1। चेक करना कितना हो गया? 72 प्लस 6 ये हो गया 78 n टाइम्स ऑफ 30 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 30। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 78 बाई 30। बच्चों काट के कितना आया? तब भी 6 आ रहा है, चेक कर लो। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को एम्पेरिकल फॉर्मूला से डिवाइड करोगे तब भी वही n आएगा। और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को देखो, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बड़ा है और एम्पेरिकल फॉर्मूला छोटा है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास भी पक्का बड़ा होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से। हाँ या ना? तो अगर ये इससे बड़ा है, तो अगर मैं MFM को डिवाइड कर दूं EFM से, तो क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। तो या तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को एम्पेरिकल फॉर्मूला से डिवाइड करो, और या फिर उन दोनों के मास को डिवाइड करो, n की वैल्यू सेम ही आएगी। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? अरे जल्दी बोलो, कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? आ गई ना? यानी कि अगर मान लो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास फाइंड करना भी हुआ कभी, तो n का मल्टीप्लाई EFM से कर देना, इसको उठा के n से मल्टीप्लाई कर देना, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आ जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? समझ गए ना सारे बच्चे? अरे भाई देखो, इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो भी यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसमें बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला छोटा है, कंजेस्टेड है, जिसमें एलिमेंट्स को सिंपल रेशियो में रखा गया है, लाइक दिस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला असली फॉर्मूला है, वो मेन फॉर्मूला है जो असली में नेचर में एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल। समझ गए? लाइक दिस। फिर मैंने तुम्हें बता दिया कि कैसे फाइंड करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। उसके बाद क्योंकि न्यूमेरिकल में ये चीज काम आएगी, तो ये याद रखना, n का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला, या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, और इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में नोट कर लोगे। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे, और क्वेश्चन में आपको क्या क्या डाटा गिवन रहेगा, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, चलो भाई बोलो। The molecular mass of an organic compound is The molecular formula mass of an organic compound a compound is 78 is 78 and its percentage composition and its percentage composition is 92.4%. C. यार ये थोड़ा लाइट चल रहा है, एक सेकंड। परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना बोला? 92.4% C C and 7.6% H. 7.6% H. Determine the molecular formula of the compound. Find the
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि मुझसे ये एमएफ फाइंड करने को बोल रहा है ऑफ कंपाउंड, यही है ना क्वेश्चन? और कुछ दिया है? ठीक है बच्चों, देखो एक बार एनसीईआरटी देना कोई मुझे, एक बच्चा। बच्चों देखो, अगर एनसीईआरटी के हिसाब से चलोगे तो वहां पर कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और उसके बाद और भी स्टेप्स हैं, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। स्टेप 3, 4, 5, 6 और फिर पता नहीं क्या क्या है, और बहुत सरदर्दी है। तुम्हें ये स्टेप्स फॉलो इस तरीके से नहीं करने, जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे सॉल्व करना है, सीधा आंसर आएगा और जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी समझाया है वही लगेगा। और ये जो स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं ना, हम भी वही फॉलो कर रहे हैं पर अलग तरीके से। कोई दिक्कत? पहले क्वेश्चन को समझ लो, ये ऑन है ना, पहले क्वेश्चन को समझ लो। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया है कंपाउंड का, वैसे बाय द वे उसने मॉलिक्यूलर मास बोला था, तो भैया मॉलिक्यूलर मास पक्का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ही होगा, फॉर्मूले का ही तो मास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास होता है, जो कि है 78। पहले गिवन डाटा अपने पास रखो, कोई दिक्कत? उसके बाद उसने बोला आप मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बताइए अगर उसमें इतना % कार्बन और इतना % हाइड्रोजन है, यानी दो ही चीजें हैं, C और H। तो देखो कैसे करोगे एग्जाम में बच्चों, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा में हमें दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 78 ग्राम पर मोल, वैसे ग्राम पर मोल में होता है पर अभी 78 रहने देते हैं। इसके बाद तुम्हें क्या करना है बच्चों, तुम्हें एक बड़ा सा टेबल बनाना है और उस टेबल में लिखना है इधर एलिमेंट। एलिमेंट यहाँ पे कौन कौन है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे लिखोगे कार्बन, यहाँ पे लिखोगे हाइड्रोजन, लाइनें मैंने बना लेना, मैं बाद में बना दूंगा, पहले समझ लो। उसके बाद लिखना है तुम्हें परसेंटेज कॉम्पोजिशन, कितना है कार्बन का? 92.4, हाइड्रोजन का। फिर तुम्हें यहाँ पे लिखना है एटॉमिक मास। बताओ कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12.0011, 12 लिख दो काम चल जाएगा। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1.0008। तो इतनी सिरदर्दी नहीं पालनी है, हाइड्रोजन का 1 ही लेना है, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद तुम्हें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये जो परसेंटेज तुमको दिया है ना, इसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना। यानी यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, 92.4 को 12 से डिवाइड करने जा रहा हूं, और यहाँ 7.6 को 1 से डिवाइड करने जा रहा हूं। कोई दिक्कत? बच्चों क्या आया जल्दी बताओ। यहाँ तो 7.6 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा? 7.7। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों लाइनें वाइनें बना लोगे या वो भी मैं ही बनाऊं? अरे इतना काम तो कर लोगे ना यार, एग्जाम में स्केल मिलती है कि नहीं मिलती? अच्छा घर से लेके आनी पड़ती है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद तुम्हें फाइंड करना है सिंपल मोल रेशियो या फिर सिंपल रेशियो। अच्छा यहां तक तो सिंपल था ना, कुछ नहीं करना, एलिमेंट लिखने हैं, परसेंटेज लिखनी है, एटॉमिक मास लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। इसके बाद तुम्हें ये करना है बच्चों, डिवाइड करके जो नंबर आएंगे ना, बहुत सारे टेबल में हो सकता है और भी एलिमेंट हो, उनमें से सबसे छोटा वाला नंबर ढूंढ लो। अब बताओ इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटे वाले नंबर से सबको डिवाइड कर दो। तो जरा बताओ 7.7 को जब डिवाइड करोगे 7.6 से तो क्या आएगा, और 7.6 को 7.6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? बोलो बच्चों 1। क्या आएगा? हाँ मुझे पता है यहाँ 1 नहीं आएगा, पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इतना चलता है। तो मान लो कि यहाँ पर क्या आ गया? 1। अगर तुम पूरा इसको डिवाइड करके एग्जैक्ट आंसर निकालने की सोच रहे हो तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ही होगा। वो 1 पॉइंट बहुत छोटी वैल्यू आएगी डेसिमल के बाद, जिसको हम 1 अज्यूम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
यहां से बच्चों तुम्हारे पास निकल कर पता है क्या आएगा, यहां से निकल कर आएगा तुम्हारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला। आया या नहीं आया? कहां है? C1H1। कोई दिक्कत? तो क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? नहीं, क्योंकि हमसे क्या पूछा था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बच्चों एक काम करते हैं, मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है और अगर मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मिल जाए, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मिल जाए, तो मेरे पास कम से कम n तो आ ही जाएगा। तो बताना जरा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है? 78। और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लोगे या नहीं निकाल पाओगे? भाई इसका 12 है और इसका 1 हो गया, 13 हो गया। तो बच्चों डिवाइड करके क्या आ गई n की वैल्यू? n की वैल्यू क्या आ गई? n की वैल्यू आ गई, लेकिन अभी भी हमारा आंसर नहीं आया। अब हमको क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। तो अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए तो n का मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूले से करोगे, तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आया? 6 टाइम्स ऑफ CH, मतलब कि C6H6। इसको क्या बोलते हैं? अरे जल्दी बोलो। बेंजीन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 10th क्लास में पढ़ा होगा, ये देख लो, आगे काम आएगा। याद आया कि भूल गए? बेंजीन। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? आ गया? और एग्जाम में अपना आंसर हाईलाइट कर देना कि मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। समझ गए? मैंने यहां पर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिख दिया है बच्चों, आप लोग चेक कर सकते हो। अ कंपाउंड कंटेन्स इतना परसेंट हाइड्रोजन, कार्बन का परसेंटेज दिया है, क्लोरीन का परसेंटेज दिया है, और उसने जो कंप्लीट मॉलिक्यूल होता है उसका मोलर मास भी दे दिया है। कोई दिक्कत? अब वो हमसे पूछ रहा है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। करें? चलो भाई बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने क्या बताया था बच्चों? गिवन डाटा। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्या है? 98.96 ग्राम। कोई दिक्कत? इसके बाद मैंने तुमसे कहा था बच्चों तुम लोग यहाँ पर लिखना बड़ा बड़ा एलिमेंट। यहाँ पर है कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। फिर मैंने कहा था यहाँ पर लिखना परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो कार्बन का कितना है, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का। फिर मैंने कहा था यहाँ पर तुम्हें लिखना है एटॉमिक मास, कार्बन का, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का। कोई दिक्कत? सिंपल है। फिर मैंने कहा था आप लोग को फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो भी परसेंटेज दिया उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना। तो 24.27 डिवाइडेड बाय 12, 4.07 डिवाइडेड बाय 1 एंड 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5। सही है बच्चों? इसको डिवाइड करना क्या आ रहा है? 2 ही आएगा। अब तुम कहोगे सर थोड़ा सा बड़ा आएगा, मुझे भी पता है, लेकिन वो डेसिमल के बाद वो उतना छोटा मैटर करता है। यहाँ पर क्या आएगा? 1.01 समथिंग, पर हम इसको 1 ही तो सॉरी चलेगा 4, और इसको डिवाइड कर लेना बच्चों, 2 ही आएगा। कोई दिक्कत? इसके बाद मैंने तुम लोगों से कहा था तुम्हें फाइंड करना होगा मोल रेशियो। मैंने कहा था जब आप इसको इससे डिवाइड कर दोगे ना, तो जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे सबको डिवाइड कर देना। तो इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो। इसके आगे अब कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो टेबल करो कंप्लीट, पूरा कंप्लीट, लाइनें सीधी बना लेना। ये तुम्हारा काम है।
समझ गए बच्चों? क्या मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला मिला? एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया? कहाँ है? यहां निकल के आएगा आंसर, C1H2Cl1। सही है, पर ये असली फॉर्मूला नहीं है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन में हमसे बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला मांग रहा था। पहले आप लिख दो अच्छे से, एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2Cl, और हाईलाइट कर देना अपना आंसर। अब बच्चों हमसे क्या मांग रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये तब तक नहीं आएगा जब तक आपके पास n नहीं आएगा। अब जरा सोचो, अगर मैं इसमें n का मल्टीप्लाई कर दूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। n हमको दिया नहीं है, n निकालने का एक और फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो बच्चों एक काम करते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूले से एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लें। कितना हो गया? 12 2 35.5, कितना हो गया? पक्का? तो ये लिख दिया 49.5। ठीक, अब बच्चों ये बताओ n का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास गिवन है? ये रहा गिवन डाटा 98.96, और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमने निकाल लिया है। पहले हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला, उससे उसका मास निकाल लिया, और डिवाइड करके क्या आया? कर लेना, 2 ही आएगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई? अब बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर फाइंड करना है तो 2 टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला करोगे या नहीं? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया? जो भी एम्पेरिकल फॉर्मूला उसमें सबका ट्वाइस कर दो, C2H4Cl2। कोई दिक्कत? ये दिखने में ऐसा है, C2H4Cl2। तो इसका नाम क्या है बच्चों? 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। तो अपना आंसर कैसे हाईलाइट करोगे? डब्बा बना के। कोई दिक्कत? समझ में आ गया सबको? सिंपल था, चेक करो एनसीईआरटी में भी यही आंसर है क्या? हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसीलिए करा ताकि हम आंसर मैच करा सके। चेक करो, सही है? इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों यहाँ पर फिर से हमको दिया हुआ है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन कार्बन का दिया हुआ है, हाइड्रोजन का दिया हुआ है और ऑक्सीजन का भी दिया हुआ है, और हमेशा की तरह हमसे एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही मांग रहा है। पर अब तक जो हमें क्वेश्चन दिए थे उसमें हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास देता था, इस बार हमको वेपर डेंसिटी दे दिया। ये वेपर डेंसिटी क्या होता है भाई, और ये हमारे किस काम का है? चलो भाई देखते हैं किस काम का है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं बच्चों? पहले तो गिवन लिख देते हैं। गिवन वेपर डेंसिटी कितनी है? 83। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फटाफट कर दूं? परसेंटेज कॉम्पोजिशन बोलो। हाँ हाँ 38.6। ठीक है, दिया हुआ है ना बच्चों। इसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं? यहाँ पर क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास। इसका है 12, इसका है 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ये एटॉमिक मास हो गया। इसके बाद हम लोग क्या फाइंड करते हैं बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स। उसके लिए हम परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं। तो 57.8 को 12 से डिवाइड करना है, 3.6 को 1 से करना है, और 38.6 को 16 से करना है। तो बताओ बच्चों डिवाइड करके क्या आ रहा है? 4.8। यहाँ पर 3.6 आएगा, और यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग कितना आ रहा है? 2.4। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैंने क्या बोला था? डिवाइड करने के बाद जो भी सबसे छोटा नंबर होगा उससे सबको डिवाइड कर दोगे, और इस बॉक्स में क्या लिखोगे? मोल रेशियो। तो सबसे छोटा कौन है?
2.41 इससे तीनों को डिवाइड कर दो, तो 4.82 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2.41 से, क्या आ गया 3.6 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2.4 से, बताओ क्या आ गया। देखो ये दोनों 12 के टेबल में आ रहे हैं, 12 2 सा 12 3 सा यानी 1.5, सही है ना। और इसको जब 2.41 को इसी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। बच्चों क्या ये सिंपल रेशियो है? देखो यहां तक पहुंचने के बाद हमारा आंसर आ जाता है कुछ ना कुछ। पहले काम करता हूं, टेबल बना देता हूं। यहां तक पहुंचने के बाद हमारा आंसर कुछ ना कुछ आ ही जाता है, पर क्या इस बार हमारा आंसर सिंपल रेशियो में आया? नहीं। तो हम जबरदस्ती इसको सिंपल रेशियो बना देंगे। कैसे बनाओगे बच्चों? खुद दिमाग लगाओ। 1.5 का अगर मैं डबल कर दूं 3 हो जाएगा, तो बाकियों का भी डबल कर दो, इसको 4 कर दो, इसको 2 कर दो। बताओ एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया? C4H3O2, ये आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से सुनना बच्चों, एक काम तो हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करने को बोला था, ये आ गया। अब चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए n चाहिए। तो अब एक बात याद रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास शॉर्ट में लिख देता हूं, का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। अगर तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मिल जाए तो तुम्हारा काम हो जाएगा ना, यही तो नहीं दिया ना। तो ये दिया हुआ इनडायरेक्ट वे में, उसने वेपर डेंसिटी दी है, अगर आप उसका ट्वाइस कर दो MFM आ जाएगा। अब बताना बच्चों MFM कितना आया? 2 × 83 कितना हो गया? कोई दिक्कत? और बच्चों एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है ये भी बता दो। C4 12 × 4, H3 3 × 1, 16 × 2 कितना हो गया? कितना हो गया? 48 32 और 3, 48 32 और 3 83 आ गया। अब बताओ n निकाल लोगे? यहाँ पे आ जाओ। n का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना आया था? 166, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आया है? 83। यहाँ पे लिख दो, काट के कितना आ जाएगा? 2। अब बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए 2 टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला करोगे या नहीं? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस C4H3O2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों कितना हो गया? C8H6O4। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख लेना, याद कर लेना, और इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना। समझ गए? क्योंकि आज का हमारा टॉपिक एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है खत्म, लेकिन न्यूमेरिकल्स कभी इस दुनिया में खत्म नहीं होते। तो जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो करो, जो नहीं आता पूछो। ठीक है? बोलो जय हिंद, जय श्री राम।